अवतरित होकर भाग्य विधाता भाग्य हमारे जगा रहा। परमात्म शक्तियों वरदानों को प्यार से हम पर बरसा। कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है, कितना हंसी सफर है, कितनी हंसी डगर है। जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम स्वागतम आने की आपकी जो हमको मिली खबर है। चंदा को जैसे देखने हम तो हुए चकोर हैं, हम तो हुए चकोर हैं। भगवान की नज़र है, उसका यही असर है। भगवान की नज़र है, उसका यही असर है। जो आप यूं पधारे, कितनी हंसी लहर है। स्वागतम 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 स्वागतम। ओम शांति गिरजा बहन, शांति। ओम शांति। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। थैंक यू, थैंक यू। गुजरा कार्य विभाग परिवार की ओर से हम आपका दिलोजान से स्वागत करते हैं। आज आपका अनुभव सुनने का कहेंगे मौका है, तो आपका विशेष रूप से सिलेक्शन किया है हमारे आदरणीय पूनम दीदी जी ने। तो जरूर आपके पास जो विशेष खजाना है वो आज बताइए। तो पूनम बहन, आप परिचय भी दे, स्वागत भी करे, फिर अनुभव सुनेंगे। ओम शांति। आज हम सभी के लिए बड़े हर्ष का विषय है कि हमारे बीच में हमारी दिल्ली की रूहानी बगिया के साउथ दिल्ली साइड के रूहे गुलाब, हमारी अति स्नेही मीठी प्यारी गिरजा बहन जी आज हम सबके साथ में हैं। शिव स्मृति जूम चैनल की ओर से मैं अपनी गिरजा बहन जी का तहे दिल से, खुले दिल से, खुले मन से स्वागत करती हूँ। बारंबार आपका स्वागत नैनों से है, शब्दों से है और पुष्पों से है। आप आज की इस जूम मीटिंग के निमंत्रण को स्वीकार करके हमें कुछ दिन पूर्व जब हमने पीयूष भाई जी की भी एक्सपीरियंस की बातें सुनी थी जूम चैनल पर, तो उसी समय से ही विचार चल रहा था कि वो दिन कब आएगा जब हमारी गिरजा बहन जी भी अपने अनुभव सुनाएंगी। तो ड्रामा के अंदर आज का ही दिन आपके लिए निश्चित था, इसलिए वो प्रैक्टिकल में हुआ। तो लौकिक रीति से तो आपने पढ़ाई पढ़ने के बाद ही ईश्वरीय सेवाओं में अपना सेवा अर्थ जीवन समर्पित किया, जिसको कि 27 वर्ष हो चुके हैं। लेकिन 35 वर्षों से आप ज्ञान योग से जुड़े हुए हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस करते हैं, औरों को भी कराते हैं, और 27 वर्षों से जो है अपनी ईश्वरीय सेवाएं साउथ दिल्ली के सेंटर से आदरणीय गीता दीदी के सानिध्य से आपने पालना लेते हुए शुरू की थी। जब भी हम आपको नजदीक से देखते थे तो एक बड़ी अच्छी रूहानियत की
खुशबू आप में से आती थी और ऐसे लगता था कि भाई नजदीक जाकर के आपसे बात करें, लेकिन ऐसा कोई मौका नहीं बन पाया क्योंकि प्रोग्रामों में सब मिलते तो हैं लेकिन दूर दूर से और दृष्टि से नजदीक जाने का इतना मौका नहीं मिल पाता। लेकिन आज की इस जूम मीटिंग में आपसे नजदीक के आपके अनुभव भी सुनेंगे और आपने इतनी सारी सेवाएं जो लोधी कॉलोनी सेवा केंद्र पर अपनी सेवाएं देते हुए की हैं वो बड़ी अद्भुत है। थोड़े से समय में ही आपने अपने भ्राता पीयूष जी के साथ मिलकर के जो वीआईपी सर्विस को साउथ दिल्ली की साइड उठाया है तो सचमुच वो बड़ी सराहनीय है। कई कंपनियों से आप जुड़े हुए हैं और वो कंपनियां तो कहाँ कहाँ आप क्या क्या सेवाएं दे रहे हैं आपके मुख से ही सुनना हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर मैं सारी बातें पहले ही बता दूंगी तो फिर आपके पास तो बताने का उतना रहेगा तो सही, क्योंकि बाबा के बच्चे तो गुणों की खान है, ज्ञान की खान है, जितना उसमें से निकालते जाएं उतना ही कम है। तो गुणों की और ज्ञान मूर्त प्रेम मूर्त हमारी गिरजा बहन जी है, नाम ही आपका जो पार्वती का एक समानार्थक नाम है वो एक गिरजा भी है। तो आप तो पहले से ही शिव बाबा की लौकिक नाम के हिसाब से भी ज्ञान में आने से पहले ही जैसे धरती पर जन्म लेने पर अटैच ही थी, लेकिन अनुभवों की खान तब बन गई जबकि बाबा के को पहचान करके और उनके कार्य में शामिल होकर निरंतर अपनी सेवाएं आप दे रही हैं। तो ऐसी बहुमुखी प्रतिभा की धनी छोटी सी उम्र में ही थोड़े से समय में ही इतनी आध्यात्मिक उन्नति कर स्वयं भी आगे बढ़ रही हैं और बहुत बड़े ग्रुप को आप साथ लेकर के चल रही हैं। तो वो तो हमने सब पहले पीयूष भाई से भी सुना था और आज आपके मुख से भी सुनेंगे। तो आपका खुले दिल से कला संस्कृति प्रभाग की ओर से भी और दिल्ली के सब भाई बहनों की ओर से भी और मधुबन निवासियों की ओर से सबकी ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है, वेलकम है। ओम शांति। तो गिरिजा बहन जी पहले आप शुरू करें। ओम शांति। हमें बड़ी खुशी हुई कि आप एक नई सेवा शुरू की है ऑनलाइन। मैं समझती हूँ कि इस आप जो चैनल चला रहे हैं शिव स्मृति, तो मुझे लगता है कि मैंने भी काफी सारे सुनी। पहले मेरे को मालूम नहीं था, लेकिन जब से पीयूष भाई जी का जब यहाँ रहा तब से मैं सुनने लगी, देखने लगी, तो मेरा इंटरेस्ट बढ़ने लगा। और मैंने बहुत सारे भाई बहनों को, हमारे काफी सारे भाई बहने आपको देखते हैं, लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं वो लोग, और सब्सक्राइब भी किया हुआ है उन्होंने। तो भाई बहनों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत सारे समर्पित भाई बहने और कुछ आप लोगों ने जो विशेष आत्माएं हैं उन सब का भी एक्सपीरियंस रखा था। तो वो सब कई लोगों को, कई भाई बहनों को बहुत मजा आ रहा है। और कई लोग ये कहते हैं कि हम लोग बहुत कम बहनों का, कम भाइयों का मधुबन जाते थे, सुनते थे, बहुत ज्यादा पता नहीं था। कई विदेशी बहनें कैसे उन्होंने वहां सेवाएं की, कितना त्याग तपस्या के साथ किया, वो सब भाई बहने सुन रहे हैं तो उनको बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक नई सेवा, हटकर सेवा की, और ये सब ऐसा लगता है कि सब ब्राह्मणों को ऐसा लगता है कि मधुबन से ही हो रहा है। तो ये सब मतलब मिल करके एक संगठन में सभी का एक्सपीरियंस हर दिन कोई ना कोई सुनाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। तो आज मुझे बहुत खुशी हुई, आप सबने मेरे को निमंत्रण दिया। हिमानी बहन का मेरे पास फोन आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि चलो मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी।
तो बताया कि लौकिक और अलौकिक, लौकिक से कैसे अलौकिक में आए, उसके बाद जीवन समर्पित किया, उसके बाद सेवाएं कैसे रही, ये सब ही हमें सब बातों को सुनाना है। जैसे बाबा कहते हैं बचपन के दिन भुला न देना, तो आज मिनेश भाई ने हमें बचपन में लेके गए कि बचपन में, जैसे मैं समझती हूँ कि 7th 8th में थी, नहीं 5th 6th में थी, तब से मैं ज्ञान में आई हूँ, लेकिन उस समय मुझे इतना ज्ञान समझ में नहीं आता था। एक बारी मैं कर्नाटक बेलगाम से हूँ, तो वहां एकदम शुरुआत की बात है, बेलगाम के नई सेवाएं शुरू हो रही थी। उस समय जिस सेंटर से मैं निकली हूँ, तो वहां हमारे लौकिक घर के पीछे बहुत बड़ा कॉलेज का एक ग्राउंड था, तो वहां एग्जीबिशन लगाया था। एग्जीबिशन माना कि देवियों की झांकी लगाई थी, बहुत सुंदर झांकी लगाई थी, और वहां एग्जीबिशन भी लगाया था। इस प्रकार से वहां सेवा वहां चल रही थी, शुरुआत हुई थी। तो मुझे ज्ञान में आने से पहले से ही मुझे सजने का बहुत शौक था। सजने का माना सिर्फ बालों का श्रृंगार, कुछ न कुछ मुझे नया बालों को सजाना है, बालों को इस तरीके से। और कहीं भी जैसे शादी वगैरह होती थी लौकिक में, कहीं प्रोग्राम वगैरह होता था, तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल था, तो एक दूसरे के हम बाल बनाते थे। उस समय तो ब्यूटी पार्लर इतना नहीं था, तो हम लोग एक दूसरे के बाल बनाते थे और सब सज धज करके हम जाते थे, बड़ा शौक था। तो जब एग्जीबिशन लगाया था, देवियों की झांकी लगाई थी, तो इतना सुंदर वहां झांकियां थी देवियों की, और वहां अनाउंसमेंट हो रहा था, मतलब एक एक देवी का महिमा सुना करके, उस देवी का महत्व सुना करके वो बाबा का ज्ञान को इस तरह से समझा रहे थे। तो हम लोग एक बार वैसे ही घूमते घूमते चले गए, तो वहां देवियों की सुंदरता के बारे में बहुत सुंदर उन्होंने एक्सप्लेन किया, और उसके साथ उन्होंने एक शब्द बोला कि इन देवियों में गुणों की सुंदरता है, गुणों की धारणा से ही इनकी सुंदरता बढ़ती है, ऐसे कुछ उन्होंने शब्द यूज किया था। जबकि मैं बहुत छोटी थी, मुझे इतना कुछ ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, समझ में नहीं आती थी, लेकिन उस समय वो बात मेरे को मन में बैठ गई कि सिर्फ इस तरीके से सुंदर होने से हम थोड़ी अच्छे लगेंगे, हमारे अंदर गुणों की सुंदरता होनी चाहिए। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई। छोटी थी, हमारी मदर, लौकिक मदर ज्ञान में चली, मतलब एग्जीबिशन के बाद, झांकी के बाद वहां कोर्स वगैरह, संगठन में कोर्स शुरू किया। वहां सेंटर भी नहीं था, वो सेंटर खोलने के लिए ही वहां इतना बड़ा झांकी वगैरह लगाया था। तो लौकिक मदर जाने लगी, उन्होंने कोर्स किया, रेगुलर जाने लगी। तो मैं इतना इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आती थी। कभी कभी मदर के साथ हम चले जाते थे, हम 3 बहनें हैं, कभी कोई चला जाता था, कभी कोई चले जाते थे, इस तरीके से वहां मदर के साथ हम क्लास करने जाते थे। तो लेकिन कुछ भी ज्ञान नहीं था, समझ नहीं थी, लेकिन वहां ये अच्छा लगता था, बहनों का प्यार, बहनों के जीवन। तो मैं जब मदर के साथ मुरली सुनने के लिए जाती थी, तो मैं वहां सबके सामने सबसे नीचे बैठती थी, आगे आगे, और मैं मुरली को देखती थी। ये 3 पेज की मुरली, उस समय तो वरदान स्लोगन नहीं हुआ करता था, तो मैं वो देखती थी, पहला पेज पूरा हो गया, दूसरा पेज पूरा हो गया, जल्दी हो जाए, तीसरा पेज पूरा हो जाए और मैं दीदियों से मिलूं। और दीदियों का प्यार मुझे बहुत अच्छा प्यार मिलता था, मुझे बहुत अच्छा लगता था। मेरे को ऐसा लगता था बाबा भगवान की मुरली पूरी हो जाए और मैं दीदियों के साथ में प्यार से बात करूंगी। वो टोली खिलाते थे, कन्याओं को तो वैसे भी प्यार करते थे, तो छोटी थी, तो इस तरीके से मतलब वहां प्यार मेरा बढ़ गया था। तो लेकिन ज्ञान कुछ भी नहीं था, बस बहनों का प्यार, इतना प्यार होता था कि बात करते करते मम्मी कहती थी कि चलो चलते हैं, वो मैं जाती नहीं थी। मेरे को लगता था कि मैं आज रात को क्यों ना मैं यहीं पर रुक जाऊं,
दीदियों के साथ क्यों न मैं रुक जाऊं, जबकि ज्ञान नहीं था, कुछ भी नहीं था, छोटी थी। तो एक बारी क्या हुआ कि शादी के कुछ प्रोग्राम था लौकिक में, तो हम लोग सब चले गए थे, सज धर के जैसे चले गए। और पता नहीं मेरे को उस प्रोग्राम में क्या वैराग्य आ गया, क्या मुझे आगे कुछ समझ में नहीं आया। मैं वापिस आई और शीशे के सामने बैठ गई, मिरर के सामने बैठ गई। तो मैं अपने आप से बात करने लगी कि मैं इतना सज के मैं गई हूँ, इतनी तैयार होकर के गई हूँ, मुझे क्या मिला? मेरे में गुणों की धारणा तो नहीं हुई, मेरे में कोई परिवर्तन तो नहीं आया, तो मैं सज करके क्या करूं मैं? ऐसे करके एकदम से जैसे वैराग्य आ गया। और उसके बाद मैंने इस तरीके से सजना बंद कर दिया और मैं अपने आप को सोचने लगी जैसे सेंटर में दीदियां हैं वैसे ही मुझे रहना है, सिंपल रहना है। तो ऐसे कई साल, मतलब मैं समझती हूँ कि 2-3 साल हो गए। मैं कभी संडे को जाती थी, कभी थर्सडे को जाती थी। थर्सडे के दिन भोग का दिन होता था, तो मैं भोग के दिन जाती थी। तो इस तरीके से मैं वहां आना जाना करती रही, लेकिन मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था। तो मैं समझती हूँ कि 8th में थी और वहां जबकि बच्चों का डांस वगैरह का होता था, प्रोग्राम वगैरह होता था, हम सब पार्टिसिपेट करते थे, सब कुछ करते थे, लेकिन ज्ञान समझ में कुछ भी नहीं था। प्यार बहुत था, प्यार से मैं चलती थी। एक ये भी था कि लैंग्वेज का भी थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, वहां तो वहां की भाषा अलग, हिंदी इतनी समझ में नहीं आती थी। इस तरीके से मतलब बस प्यार से मैं चल रही थी, भावनाओं से चल रही थी। और एक बार एक बहन ने मुझे कहा, वहां की दीदी ने, छोटी दीदी ने कहा कि अब क्यों न कोर्स करो, 7 डेज का कोर्स करो। पर मैंने कहा कि मेरे को ये ज्ञान आपका समझ में नहीं आता, बस क्या क्या कोर्स होगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपको अच्छा लगेगा। तो शायद मैं 8th में थी, तो उसी छोटी बहन ने ही मुझे कोर्स कराया। और कोर्स करते करते मुझे तो 2-3 दिन तो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था। मैं चली भी जाती थी, बैठ भी जाती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आता था इनका ज्ञान। लेकिन तीसरे चौथे दिन में उन्होंने जैसे मेडिटेशन, योग के बारे में बताया, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और योग का मुझे इतना अच्छा लगा, उसके बाद मैंने पूरा 7 दिन का कोर्स किया और मैं रेगुलर मुरली सुनने लगी। और जैसे जैसे मैं मुरली सुनने लगी तो ज्ञान की क्लैरिटी होने लगी। और मैं ज्यादा जैसे ज्ञान होने लगता है तो नेचुरल है कि थोड़ा सा लौकिक में मेरा मन हटने लगा। तो ये बात हमारे फादर नोट करने लगे कि भाई ये तो ठीक नहीं हो रहा है, कि क्या हो रहा है। ये पहले जैसे सज धज के जाती थी, अभी तो कुछ सजती नहीं है, तैयार भी नहीं होती और फंक्शंस में जाती भी नहीं है। उनको थोड़ा सा डाउट होने लगा और डर भी लगने लगा कि ये क्या हो रहा है। तो वो फिर मुझे बंधन डालने लगे कि आपको जाना नहीं है। फिर मदर को थोड़ा सा गुस्सा करने लगे, नाराज होने लगे, क्योंकि धीरे धीरे वो भी ज्ञान में चलने लगी, वहां धारणाओं की बात आ गई। तो घर में थोड़ी सी अनबनी होने लगी, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन मुझे जाना मना करने लगे कि भाई आपको जाना नहीं है, आपको जाना नहीं है, कहीं भी कुछ भी हो जाए, आप भले मंदिर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, लेकिन सेंटर नहीं जाना आपको। और मेरी लगन लग गई थी, सेंटर जाना ही, क्योंकि योग अच्छा लगता था वहां। मेरे को कुछ ज्ञान समझ में आए ना आए, लेकिन योग मुझे बहुत अच्छा लगता। मैं शांति से बैठती थी रेड लाइट में, मुझे बहुत अच्छा लगता था और बहुत अच्छी अच्छी अनुभूतियां होती थी। तो जब फादर का बंधन रहा तो मेरे को अंदर से रोना आता था कि मैं कैसे जाऊं। फिर मेरे को एक बार मन में संकल्प आया, क्यों न मैं युक्ति से, इसको तो हम झूठ, उस समय तो मुझे लगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ, मैं युक्ति से जाने लगी। फ्रेंड के घर जाती थी, वहां का उनके घर में ड्रेस चेंज करके फिर मैं सेंटर जाती थी। फिर वहां से ड्रेस चेंज करके वहां आती थी, फ्रेंड के घर में ड्रेस चेंज करके घर आती थी। बहुत बंधन था मुझे, मेरे को जो बिल्कुल जाने ही नहीं देते थे। तो 8 दिन तक उनको पता ही नहीं चला मैं कैसे जाती थी सेंटर में, क्या करती थी, कुछ पता नहीं चला। उनको ये लगा कि जाती नहीं है। मैं बहुत युक्ति से छिप छिप के जाने लगी। और
जाने लगी तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा मेडिटेशन और ज्ञान, मेरे जीवन में परिवर्तन आने लगा। तो परिवर्तन आने लगा तो फिर थोड़ा सा फादर को भी अच्छा लगने लगा कि इसमें काफी गुस्सा कम हो गया, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी छोटी होने के कारण लाड़ प्यार बहुत और मेरा चलता था। मतलब नेचुरली सबको मालूम है कि जब छोटे होते हैं तो अपने हिसाब से खाना पीना सब कुछ सबसे पहले अपना होना चाहिए। इस तरीके से बहुत प्यार मिला मुझे। और फादर ने देखा कि इसके अंदर कितनी मैच्योरिटी आ रही है, इतनी समझदार हो रही है, तो ये कैसे। तो फिर वो थोड़ा सा मुझे लूज छोड़ने लगे कि मैं चलो ठीक है मदर मम्मी के साथ चले जाओ। उनको ये नहीं पता था कि समर्पित जीवन क्या होता है, कुछ पता नहीं। और मेरा परसेंटेज कॉलेज स्कूल में अच्छा होने लगा और नाम भी होने लगा हमारा स्कूल में इस तरीके से, और रिपोर्ट भी अच्छी आने लगी। तो ओवरऑल देखा जाए तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो बाहर की तरफ से होने लगा, तो फादर को थोड़ा सा अच्छा लगने लगा कि भाई हाँ चलो कुछ अच्छी जगह पे जा रही है करके। तो फिर मैं जाने लगी इस तरीके से। और यहाँ तक मेरे को मन में हमेशा रहता था कि मैं अमृत वेले का योग अच्छी तरह से करूं। तो जब अमृत वेले का योग अच्छी तरह से करना है तो घर का माहौल नहीं था अमृत वेले का योग। तो मैंने दीदी से रिक्वेस्ट की, मैंने कहा कि दीदी मैं रात को छुट्टी के दिन सैटरडे संडे को मैं रुक सकती हूँ, सैटरडे रात को आ जाऊं और सवेरे में संडे क्लास के बाद चली जाऊं, फिर मैं संडे रात को आ जाऊं, मंडे को चले जाऊं, हफ्ते में 2 बार मैं रहूं। अब कोई सेंटर की दीदी तो कभी मना तो करेगी नहीं। तो मेरा फिर रहना शुरू हो गया। तो हफ्ते में 2 बार रहने लगी तो मुझे बहुत अच्छी अच्छी अनुभूति अमृत वेले होने लगे और इतना अच्छा लगने लगा। मैं 3:30 बजे उठ जाती थी योग करने के लिए। उसके बाद मैं योग करके फिर थोड़ी सी अपनी पढ़ाई करती थी और फिर मैं वहां थोड़ी सी सेवा करती थी। स्नान वगैरह करके क्लास के बाद तुरंत घर आती थी। तो इस तरीके से कुछ समय तक चला। उसके बाद मेरे को लगने लगा कि मेरे को ना सेंटर में रहते हुए माना डेली जा करके रहते हुए मैं अपनी पढ़ाई भी करूं, कॉलेज भी जाऊं, उसके बाद मैं घर चली जाऊं। तो अब कैसे छुट्टी मिलेगी, हफ्ते में 2 बार के लिए तो ठीक था। तो बहुत युक्ति से मैंने अपने लौकिक पिताजी को कन्विंस करके कि मेरे को वहाँ पढ़ाई बहुत अच्छी टाइम मिलता है, मैं सवेरे उठ करके मैं पढ़ाई करती हूँ, और इस तरीके से मैं कह करके मैं वहां जाने लगी। तो मेरे को छुट्टी मिल गई तो मैं हर दिन रात को वहां जाती थी, जिसके कारण वहां की जो सब जोन इंचार्ज जो अभी तो नहीं रहे हैं, उषा दीदी करके थी, तो उन्होंने क्या किया उस सेंटर पे एक ही बहन को रख लिया। एक ही बहन को रखा। उन्होंने कहा कि गिरजा बहन है, रात को तो रहती हो, दिन के टाइम तो जरूरत है नहीं करके। अब आप सोचो कि एक बड़ी बहन को रखा और उसके साथ मैं रात को सोने के लिए जाती थी। और नेचुरल है कि जाती हूँ तो फिर सेवा भी ज्यादा होने लगी, सेवा भी बढ़ गई, क्योंकि एक अकेली बहन थी। तो मैं रात को जाती थी, कितनी सेवा होती थी, मैं सारी सेवा करती थी। और सवेरे अमृत वेला योग करके मैं अपनी थोड़ी सी पढ़ाई करती थी। फिर उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में सेंटर था, वो सारी सफाई करना, क्लासरूम की सफाई, सीढ़ी तक सब कुछ, मतलब A to Z स्थूल काम मैंने बहुत सेंटर में किया। और वो बहन इतनी खुश रहती थी मेरे से। और जैसे ही क्लास पूरा हुआ और मैं ऐसे दौड़ दौड़ के मैं घर चली जाती थी। तो क्योंकि स्कूल जाना होता था 10 बजे, तो इस तरीके से थोड़ा सा मेरे को पढ़ाई के लिए थोड़ा सा टाइम कम मिलने लगा। लेकिन बाबा की लगन, सेवा, बाबा अपने आप मुझे पास कर देगा, बाबा अच्छे मार्क्स ले आएगा। तो इस प्रकार से मुझे बाबा के ऊपर बहुत भरोसा होता था। तो अब उसके बाद मेरे को कॉलेज जाने लगी, तो फिर कॉलेज का टाइमिंग थोड़ा सा चेंज हो गया, तो सवेरे सवेरे हुआ। अब रात को कैसे अगर मैं घर में जाऊं तो मेरे को अमृत वाला योग मिस हो जाएगा। तो मैं क्या करने लगी कि जाती थी, लेकिन वहां 7 बजे जैसे ही मुरली पूरी शुरू होती थी मैं निकल आती थी। कॉलेज जाना होता था, फिर उसके बाद अपना ट्यूशन ये वो करके शाम तक मेरे को फिर सेंटर जाना होता था। तो इस प्रकार से मेरा ज्ञान की शुरुआत हुई। तो ज्ञान की शुरुआत माना उसी समय से मेरा सेंटर पे रहना भी शुरू हो गया। जैसे कि मैंने इस तरीके से
रात को ही सोने के लिए वहां मैं जाती थी। तो ज्ञान योग का इस तरीके से बैलेंस रहा। और जैसे कॉलेज पूरा हुआ तो मैं थोड़े समय के लिए जॉब किया, मैंने कंप्यूटर साइंस किया है, तो मेरे को कंप्यूटर का थोड़ा सा जॉब मिला था, इसीलिए जॉब करना पड़ा मुझे, क्योंकि कैसे भी करके मुझे समर्पित होना है। अगर मैं जॉब नहीं करूंगी, अगर आगे पढ़ूंगी तो मेरे लिए तो फिर घर में रहूंगी, तो फिर घर में फिर शादी वगैरह की बात चलती। अब मैं क्या करूं, पढ़ने का मेरा मन नहीं था, अभी जितना होना होता उतना हो गया, 2 साल का 3 साल का था वो हो गया, पूरा हो गया, अब मेरे को पढ़ना नहीं है, अब मैं क्या करूं। फिर मैंने सोचा कि चलो मैं जॉब करती हूँ, तो मैंने कंप्यूटर का जॉब किया, वही नजदीकी था, घर के लोग के घर के नजदीकी था। तो ऑफिस में मैं जाती थी, वहां क्लास करती थी, जॉब करती थी, फिर शाम को आ जाती थी, नजदीक था। तो घर वालों को भी लगा कि भाई ये तो अभी जॉब करने लगी, कॉलेज नहीं जाना चाहती है, लेकिन मेरा एक इंटेंशन ही अलग था कि मेरे को कैसे भी करके सेंटर जाना है, समर्पित होना है। अब फादर को कैसे कन्विंस करना है, कैसे मैं ट्रेनिंग जाना है, मुझे कुछ पता नहीं। तो मैंने क्या किया, जॉब करती थी। अब वहां भी जॉब करने में भी मेरे को दिक्कतें होने लगी, क्योंकि वो जो जहां मैं जॉब करती थी वो पब्लिक डीलिंग वाला था। कंप्यूटर में जो बड़े बड़े ऑफिसर्स आते थे कि उनको कुछ काम प्रिंट कंप्यूटर का जो जो काम था तो वो करके उनको देना था। अब मैं वहां बिल्कुल सिंपल, अब धीरे धीरे और मेरे हेयर स्टाइल चेंज होने लगा, तो फिर जहां मैं जॉब करती थी वो बॉस भी कहने लगे कि गिरिजा आप ना थोड़ा सा ना बालों को थोड़ा सा हेयर स्टाइल ठीक से बना करके आना, क्योंकि इतने बड़े बड़े लोग आते हैं। मैंने कहा कि मैं तो अच्छी लग रही हूँ, आपको हेयर स्टाइल से क्या होगा। कहते कि नहीं, आप थोड़ा सा ना इस तरह से बना करके आना, जो और भी लोग थे ना उनकी तरह आप करके आना। अब मेरे को बहुत मुश्किल लगने लगा। तो मैं समझती हूँ कि बहुत मुश्किल से मैंने 7-8 महीने जॉब किया। अब मुझे लगने लगा कि अगर मैं यहाँ रहूंगी तो मैं यहाँ की तरह ही हो जाऊंगी, एक जगह का तो मैंने छोड़ दिया और यहाँ ना फंस जाऊं। तो मैंने फिर 7-8 महीने के बाद जॉब छोड़ दिया। तो उन्होंने मेरे को फोर्स किया कि आपने जॉब क्यों छोड़ा, आप इतना अच्छा काम करती है, सबको कन्विंस कर लेती है, तो जॉब क्यों छोड़ा। तो मैंने कहा कि अब मेरा मन नहीं लग रहा है कि जॉब करने का, क्योंकि आपके ऑफिस का रिस्ट्रिक्शंस बहुत है, मैं वो कर नहीं सकती। तो फिर मेरा मन हटने लगा। अब मेरे को मन में आ रहा था कि मैं क्या करूं अभी घर में बैठ करके। अगर मैं ज्यादा दिन घर में बैठूंगी तो मुझे फिर पढ़ने के लिए देंगे, या तो फिर शादी के बारे में सोचेंगे। शादी का तो खैर दूर की बात थी, क्योंकि हमारे एक सिस्टर की शादी हुई थी, दूसरी सिस्टर थी उनकी शादी नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी मेरे को लग रहा था कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं था, तो उनके बाद मेरी भी करा देंगे ये लोग। तो कैसे भी करके मुझे सेंटर जाना है। और उन्हीं दिनों में मधुबन से वो आया ट्रेनिंग के लिए, पांडव भवन में ट्रेनिंग करने के लिए आया। तो ट्रेनिंग में जाने का था, बहुत ज्यादा इच्छा थी कि ट्रेनिंग में मेरे को जाना है। अब कैसे जाएं, पैसा कौन देगा, तो बहुत सारी बातें हो गई। अब फादर से लेना है पैसे और उनको कन्विंस भी करना है, क्या करें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इससे पहले जब पहली बार बाबा से ओम शांति भवन में मेरे को मिलने का जाना हुआ, बाबा से मिलने, तो मैं बहुत बंधन से गई थी, जाने नहीं दे रहे थे फादर। बहुत मुश्किल से मैं बाबा से मिलने के लिए गई थी। अब मैं इस बार कैसे जाऊं, और वो तो समर्पित होना है। तो मेरे को बड़ा टेंशन होने लगा कि मैं क्या करूं। तो फिर मैंने वहां की दीदी से बात की, तो दीदी ने कहा कि आप ना योग करो, आपका योग में इंटरेस्ट है ना, आप योग का प्रयोग करो। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया, तो रात को 9:30 से 10 बजे तक सेंटर में ही सारा काम होने के बाद 9:30 से 10 बजे तक मैं आधा घंटा योग करने लगी। कि मैं योग इसलिए सेम टाइम, सेम संकल्प और सेम प्लेस, सेम जगह बैठ करके मैंने योग करना शुरू किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, 11 दिन योग किया, फिर 21 दिन कंटिन्यू योग किया। कैसे भी करके बाबा मुझे ट्रेनिंग के लिए जाना है, आप कैसे लेके जाएंगे मुझे पता नहीं।
मुझे जाना है बस ट्रेनिंग के लिए। अब कैसे जाना, क्या होगा, वो मुझे कुछ पता नहीं। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि जब मैं ट्रेनिंग में जाने लगी तो हमारे लौकिक फादर वहां स्टेशन तक छोड़ने तक आ गए। उनको ये नहीं पता था कि ट्रेनिंग में जा रही है वहीं पर रहने के लिए। बस मैंने उनको ये बोला था कि माउंट आबू का टूर है, वहां के सब जा रहे हैं, इसलिए मुझे भी जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। पहले बार मैं गई थी तो बंधन बहुत था, लेकिन इस बार इतना स्मूथली हो गया कारोबार कि मेरे को आराम से जाने दिया। और वहां जा स्टेशन भी छोड़ने के लिए आ गए, स्टेशन रेलवे स्टेशन कि ये जा रहे करके। तो इस तरह से मैं आराम से मधुबन चली गई। सर ट्रेनिंग हुआ, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए दिल्ली आ गए, सब कुछ हुआ। तो आप सोचिए उसके बाद क्या होगा। वापस जाना है, दिल्ली रहना है, तो मैंने सोचा कि अगर मैं घर चली जाऊंगी तो मुझे वापस आने नहीं देंगे, तो मुझे सेंटर पे ही रहना है। तो मैं वहां प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के बाद वो हाथ उठाते हैं, वापस जो जाने वाले वो बहनें हाथ उठाते हैं, और जो बेहद सेवा के लिए जाने वाले वो हाथ उठाते। तो हमने बेहद सेवा के लिए हाथ उठाया मधुबन में। तो हाथ उठाया तो बेहद सेवा में जाने वालों के लिए फिर दिल्ली में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। और दिल्ली में ट्रेनिंग के बाद हम सेंटर पे रहना शुरू कर दिया। तो मैं गई लौकिक घर ट्रेनिंग के बाद, सेंटर में रहने के बाद 9 महीनों के बाद मैं घर चली, लौकिक घर में मिलने के लिए गई। तो मिलने के लिए गई क्योंकि यहाँ दिल्ली में भी कुछ कर्नाटकी बहनें थी, वो जा रही थी, तो उनके साथ में चली गई। अब आप सोचिए, जब मैं पहुंची वहां, हमारे फादर बाहर ही बैठे थे, अंदर आए नहीं। तो मैंने कहा कि आप अंदर आ जाइए। कहते कि मेरे को आपसे बात नहीं करनी है, आप मेरे से बात मत करो। मैंने कहा कि आप अंदर तो आइए, नाश्ता कर लेते हैं। सवेरे सवेरे ट्रेन पहुंचती, मैं तैयार होकर के बैठी थी। कहते कि नहीं, मेरे को नाश्ता नहीं करनी है, आपसे बात ही नहीं करनी है। तो मैंने उनको बोला, देखो मुझे ना बहुत भूख लग रही है, आप नहीं आएंगे तो मैं भी नाश्ता नहीं करूंगी, आपको आना ही पड़ेगा। तो कैसे भी करके वो ना करते करते वो आ गए और भोजन किया, लेकिन वो खुश नहीं थे। कहते मेरी बेटी व्हाइट ड्रेस पहने, ये कैसे हो सकता है, मेरी बेटी व्हाइट ड्रेस कैसे पहन सकती है, ये तो पॉसिबल नहीं। और मैं साड़ी पहन करके गई थी, बैच बन के पूरा, मतलब उस तरीके से गई थी। तो उनको बहुत गुस्सा आ रहा था और उनको गिल्टी फील हो रही थी कि मैंने अपनी बेटी को संभाल नहीं पाई, कंट्रोल नहीं कर पाई। मतलब मेरे अंदर एक कमी कमजोरी है कि मैं अपनी बेटी को कंट्रोल नहीं कर पाई। और अपने हमारे मदर को डांटते थे, तुमने मेरी बेटी को बिगाड़ दिया, तुमने मेरी बेटी की जिंदगी खराब कर दी। इस तरीके से वो उनके साथ लड़ाई करते थे। और मैं कुछ समय के बाद फिर मैं वापस आ गई। तो धीरे धीरे 4-5 साल के बाद सब नॉर्मल होने लगा, सबने स्वीकार कर लिया, सब कुछ हो गया। तो इस प्रकार से मेरा सेंटर पर आना रहना शुरू हुआ। बंधन बहुत रहे, लौकिक में भी बंधन बहुत रहा, लेकिन फिर भी कैसे निर्विघ्न हो करके बाबा के घर समर्पित हो गए। समर्पित होने लगे जब दिल्ली आए शुरू में, तो शुरू में तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगा, लेकिन धीरे धीरे कुछ महीनों के बाद मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगने लगा सेंटर पे, क्योंकि यहाँ के कल्चर अलग, यहाँ की भाषा अलग, यहाँ के स्वभाव संस्कार सब कुछ मतलब डिफरेंट, भोजन का, हर चीज का, मौसम का। इतनी ठंडी इतनी गर्मी तो हमने कभी सुनी नहीं, देखी भी नहीं। सुनना तो दूर की बात है, देखना तो दूर की बात, सोच भी नहीं सकते थे ऐसा पसीना भी आएगा, इतनी ठंडी भी लगेगी। क्योंकि बेलगाम में मौसम बहुत बढ़िया है, कर्नाटक में कभी हमने स्वेटर भी नहीं पहना जिंदगी में। तो यहाँ ये सब थोड़ा सा एडजस्ट करने में मुझे मुश्किल हुआ। तो एक बार तो मन में संकल्प आया, विघ्न भी बहुत आए, तो एक बार संकल्प आया कि अब नहीं, अब मैं वहीं पर जा करके रहूंगी, वहां सेंटर पे रह करके मैं सेवा करूंगी, दिल्ली में मेरे को रहना नहीं है। लेकिन एक बड़ी बहन ने ऐसी ही बात, मधुबन में मेरे से थोड़ा सीनियर है, तो ऐसे ही मधुबन में बात चल रही थी, तो उन्होंने एक बात कही, देखो गिरिजा बहन, आपने एक इतना बड़ा स्टेप लिया है
और 2-3 साल हो गए, मतलब 2 साल हो गए सेंटर पे रहते हुए, 2-3 साल। अब पीछे मुड़ के क्यों जाना है? देखो, जब दादियों ने भी तो इतनी तपस्या की, सर्दी गर्मी, बाबा भी मुरली में बताते कितना सर्दी गर्मी, मान अपमान सब में समान रहना है। और हमारी कुछ ऐसी बहनें हैं जो दिल्ली की बहनें विदेश में जहाँ माइनस में जाता है वहां भी रह रही हैं। तो इस तरीके से उन्होंने मेरे को समझाया। उन्होंने कहा कि बस इतना ही कहा कि आपने आगे जो स्टेप लिया है ना, उसको पीछे मुड़ के मत देखना, आगे जाना, आपको पीछे नहीं जाना है। तो वो संकल्प, वो थॉट मेरे अंदर इतनी शक्ति जागृत किया, नहीं मुझे सेंटर पे यहीं पर दिल्ली में ही रहना है और सेवा करनी है। तो इस प्रकार से दिल्ली में सेवा करने लगे। अब आप सोचिए लैंग्वेज का कितनी प्रॉब्लम, और मेरे को बड़ा शौक था कि मेरे को कोर्स कराना है, मुरली सुनानी है। और जब मैं शुरू शुरू में कोर्स कराती थी तो मैं जैसे ना बाहर करके कोर्स कराती थी। मुझे अभी भी याद है कि जो सृष्टि चक्र का जो ज्ञान होता है ना, सतयुग में 5 बातें, त्रेता युग में 5 बातें, द्वापर युग में 5 बातें, कलयुग में 5 बातें मैं लिखती थी और उसको बाहर करती थी, करके वो सुनाती थी। और कई बारी जो सुनने वाले होते थे, बहन जी आपने रिपीट क्यों करते हो आप? क्योंकि अब याद नहीं आता था तो हमें रिपीट करना पड़ता था। सिंपल सिंपल लोगों को मैं कोर्स कराती थी, शुरुआत में सब ऐसे ही करते थे। तो वो कहते थे कि मेरे को एक बार आप बताने से समझ में आ जाएगा, अब दोबारा रिपीट नहीं करें उस बात को। हमें क्या, हमें रिपीट करना पड़ता था, मुझे इतना याद नहीं रहता था और हिंदी बहुत अच्छी आती नहीं थी। कैसे भी करके मुझे कोर्स कराना है। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि मैंने कुछ ही महीनों में अच्छा कोर्स कराना शुरू किया और बाबा के बच्चे भी बनने लगे और इतना अच्छे अच्छे लोगों को भी कोर्स कराना शुरू कर दिया मैंने। और वहां की जो दीदी, कुछ मेरे से सीनियर दीदी जब कोर्स कराती थी, वो जब वो मधुबन जाना होता था, इधर उधर जाना होता था, तो अपने जो कोर्स के जो स्टूडेंट है वो मेरे हवाले करके जाते थे, तुम कराएगी मेरे स्टूडेंट को। मतलब इतना भी उनको विश्वास हो गया था। यीशु बाबा की कमाल रही कि बिल्कुल लैंग्वेज हिंदी आती ही नहीं थी, लेकिन मैंने इतने अच्छे अच्छे उनको कोर्स कराना शुरू कर दिया। ये बाबा की कमाल रही। और बहुत मैं समझती हूँ कि 3-4 साल में ही मुझे लोधी रोड आना हुआ। अब लोधी रोड मैं सबसे पहले सोचती थी कि मैं वहां जाके क्या सेवा करूंगी, मैं मना करती थी। कहते ही नहीं, आप थोड़े समय के लिए आप जाओ, आप जा करके सेवा करो। तो यहाँ क्या है, लोधी रोड सेंटर में, यहाँ जहाँ मैं आई वो किसी के घर में था, वो गवर्नमेंट क्वार्टर था। और गवर्नमेंट क्वार्टर क्या है कि जब तक उनका जॉब है तब तक वो चलना था, उसके बाद जो क्वार्टर को सबमिट करना था, गवर्नमेंट को छोड़ना ही था। तो बड़ों ने कहा कि 3-4 साल की बात है, आप जाओ सेवा करो, वो क्या तो देख लेंगे। क्योंकि लोधी रोड में सारा गवर्नमेंट एरिया है तो पुराना, दिल्ली का बहुत पुराना एरिया, अंग्रेजों के जमाने से भी, जमाने के टाइम के मकान भी है, बिल्डिंग्स भी यहाँ। ये लोधी रोड बहुत पुराना एरिया है, लेकिन यहाँ किसी ने इस तरीके से सेवा नहीं की। बहुत पुराना एरिया है ये, लेकिन किसी ने ज्यादा सेवा नहीं की, क्योंकि ये सबको पता है ये तो गवर्नमेंट एरिया है, गवर्नमेंट का स्थान है, या क्या सेवा बढ़ेगी, सेवा कुछ भी नहीं होगी करके किसी ने किया ही नहीं था। बस गीता पाठशाला चलती थी, उसमें भी गीता पाठशाला में 3-4 लोग, 7-8 लोग थे, उसमें 3-4 ही जो धारणाओं पर चलते थे। बिल्कुल 2-3 लोग ऐसे ही थे जो चल रहे थे। तो जब मेरे को भेजा गया तो मेरे को लगा कि मैं कैसे सेवा करूंगी यहाँ। लेकिन बाबा को मैं देखती थी और अमृत वेला योग मैं करती थी, और अमृत वेले का योग मेरा शुरू से ही योग में इंटरेस्ट रहा और इतना फाउंडेशन मेरा मजबूत रहता था। मैं अमृत वेले योग करके सारा दिन निकालती थी, माना सारा दिन कैसे निकालना है, कैसे करना है, वो बाबा अमृत वेले ही मेरे को परफेक्ट करता था। इसलिए वो शुरू से मेरा इंटरेस्ट के कारण हम कभी भी, आज दिन तक मेरे को सेंटर पे रहते हुए 27 साल हो गए, मैंने कभी अमृत वेले मिस नहीं किया। हुआ होगा 1-आध दिन इस तरह से साल में 1-2 बार हुआ होगा मिस, लेकिन कभी हम लोग मिस नहीं करते। अमृत वेला बहुत अच्छा योग रहता है मेरा। और इस तरीके से शुरुआत
लोधी रोड में सेवा का शुरू हुआ। मेरे को सेवा की ड्यूटी मिल गई, सेवा संभालनी थी। मेरे को तो सिर्फ यही बोला था कि 2-3 महीने के लिए चली जाना, मन लगे तो रह जाना, नहीं तो वापिस आ जाना। लेकिन धीरे धीरे, जैसे कहते हैं ना कि बाबा जहाँ बिठाता है, अनुभव भी कराता है, तो मैं धीरे धीरे वहां सेवा करने लगी, तो मुझे अच्छा लगने लगा। और मैं सेवा को बहुत वृद्धि, क्योंकि सेवा का शौक भी रहा, शुरू से रहा है मेरे को, और सेवा बहुत अच्छी होने लगी यहाँ। और बड़ों को भी लगा कि तो सेवा जम गई है, तो चलो सेवा कर रही है। तो इस प्रकार से सेवा शुरू हुई। उसके बाद जब वो 3-4 साल का कंप्लीट हुआ और वो रिटायर हो गए, उसके बाद सभी को यही लगने लगा कि अब तो ये लोधी रोड सेंटर बंद हो जाएगा, सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं मिला था हमें, ये बंद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तो मकान ही नहीं है, गवर्नमेंट क्वार्टर्स में इस तरह से तो मिलेगा नहीं। क्योंकि मैं 4 साल तक वहां सेवा की, वहां बिल्कुल हमें बोर्ड लगाने नहीं दिया, बोर्ड बिल्कुल नहीं लगाना है, क्योंकि गवर्नमेंट क्वार्टर में हम लोग सेवा कर रहे थे। जो आज हम विदेश की बहनों का सुनते हैं ना कि इस तरह से फलानी देश में गए, वहां उन्होंने बोर्ड लगाने नहीं दिया, फ्लैग लगाने नहीं दिया, कुछ भी। और सेम सिचुएशन मेरे साथ भी थी, और बिल्कुल बोर्ड भी नहीं लगा था। हाँ, झंडा तो लगाते थे, झंडा लगा रहता था, लेकिन बोर्ड बिल्कुल नहीं लगाने दिया। एग्जीबिशन में लगाते थे, लेकिन एड्रेस नहीं लिखते थे वहां। तो ऐसे मैंने 4 साल तक सेवा की, और बहुत अच्छी सेवा हुई। स्टूडेंट्स भी बहुत निकल आए, और इतना प्यार भाई बहनों का मेरे को मिला। तो मेरे को मन में संकल्प आने लगा कि बाबा अब क्या होगा इन भाई बहनों का, कैसे होगा, बाबा का घर कहाँ मिलेगा, क्योंकि सारा एरिया गवर्नमेंट एरिया है, तो हम कैसे सेवा करेंगे यहाँ। तो मैं अमृत वेला बस योग करती थी। अमृत वेले ऐसा लगता था कि मैं बाबा से अमृत वेले बात करके जो भी कार्य है सेवा, मैं बाबा से करवा दूंगी, इतना मेरे अंदर कॉन्फिडेंस होता था। अकेली थी मैं उस समय, कभी कोई माता को भेजते थे, कभी कोई इस तरह से होता था कि माताएं आती थी सेवा करने की, चली जाती थी, रात को सोने के लिए आती थी बस। तो मैं बाबा को कहती थी, बाबा 4 साल की सेवा, इसको बंद नहीं होने देना। और सभी को यही था कि बंद हो जाएगा, कुछ आगे बढ़ेगी नहीं सेवा यहाँ। और मैं ये सोचती थी कि बाबा एक बार शुरू हुई ना सेवा, इसको मुझे बंद नहीं करनी है। तो मैं अमृत वेला योग लगाती थी, बाबा के साथ खूब योग लगाती थी। बाबा आपको करना है, मुझे कहाँ जाना है, मुझे कहाँ ढूंढना है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। हम टोटल गवर्नमेंट एरिया में बैठे हुए थे, प्राइवेट कॉलोनी के बारे में मुझे पता भी नहीं था। और एक किसी ने मेरे को बताया कि एक छोटी सी कॉलोनी है वहीं पर सेंटर के थोड़ा सा 5-10 मिनट की दूरी पर, वो छोटी सी प्राइवेट कॉलोनी है, आप वहां ढूंढना। तो हमें किसी ने कहा, तो हमने कहा कि हम ढूंढने के लिए मैं खुद गई। तो वहां ढूंढा, तो वहां एक बंदा, मतलब वो स्कूटर पर बैठा हुआ था, ऐसे ही अपने घर के सामने बैठा हुआ था। तो उन्होंने मेरे को पूछा कि आप क्या ढूंढने के लिए आए हैं। मैंने कहा कि हम लोग यहाँ मकान ढूंढने के लिए आए। किसके लिए चाहिए, कहते कि हमने कहा कि हमारे लिए है, ब्रह्मा कुमारी इसके लिए। तो उनके जो वो बंदा जो बात कर रहा था भाई, उनके जो फ्रेंड्स भी थे, तो वो इशारे में कहने लगे कि तुम किससे बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे, नहीं देना उनको, कुछ नहीं बात करो, अब छोड़ो, उनके साथ देखो ही नहीं, उनकी तरह बात ही नहीं करो। तो मैंने उनको बोला कि भैया आप इनसे बात करने दो ना, मुझे आप लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो उस भाई से मैंने सारी बातें बहुत प्यार से बताया कि ऐसे ऐसे है, हम सेवा करेंगे, और आपका अगर आपके पास है तो आप हमें दिखाना। तो उन्होंने कहा कि ठीक है बहन जी, आप एक बार देख लेना, लेकिन मैं आपको सोच के बताऊंगा। मेरे को लगा कि मैंने देख तो लिया, वो फर्स्ट फ्लोर था, एंट्री वगैरह अच्छी नहीं थी, लेकिन और कोई ऑप्शन ही नहीं था हमारे पास, तो लेना ही था। लेकिन उसने कहा मैं सोच के बताऊंगा कल। तो मैं फिर अगले दिन बाबा को याद करना शुरू कर दिया अमृत वेले। मैंने कहा कि बाबा वो जो मकान है बहुत मुश्किल से मिला है, क्या होगा उसका, आप करने देंगे सेवा वहां, तो आपको लेना है वहां। हमने कहा कि ठीक है। बाबा के साथ योग लगाना शुरू कर दिया। तो आप विश्वास नहीं करेंगे, उन्हीं का ही मेरे पास लैंडलाइन में फोन आ गया कि आप जल्दी आ जाइए, क्योंकि मेरे को शाम को कहीं जाना है। इतनी खुश हो गई, वो भी एग्री हो गया, सब कुछ हो गया। तो बाबा का वहां सेंटर खुल गया, जबकि इम्पॉसिबल समझते थे वो पॉसिबल हुआ। बस मैं तो ये कहती हूँ कि अमृत वेले का योग ने बहुत काम किया।
और बाबा की सेवा शुरू हुई। एंट्री तो बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन इतनी अच्छी वहां सेवा हुई, आप विश्वास नहीं करेंगे कि छोटा सा हॉल था, 2 कमरे थे वहां और एक किचन था, 2 बाथरूम थे, इस तरीके से। और शुरुआत में हमारे पास किराया देने के लिए भी इतना पैसा नहीं था, और मेरे मन में ये था कि मुझे बड़ों से नहीं लेना है, हमने जमाया है तो हम खुद इसको किराया देंगे, लेकिन मुझे बड़ों से नहीं लेना। देने में कोई मनाही नहीं थी उनकी तरफ से, तो देने वो तो कभी मना नहीं करते थे, लेकिन मेरे अंदर ये था कि नहीं, मुझे बड़ों से नहीं लेना है, मुझे यही से निकालना है। तो बड़ा मुश्किल हुआ, और एक बार ऐसे हुआ कि 30 तारीख तक पैसा नहीं था किराया देने के लिए। किराया 30 तारीख तक नहीं था, लेकिन हमें 2 तारीख तक देना था। और 31 तारीख को एक बहन आई और ऑफिस में जॉब करती है कि दीदी मुझे बड़ा भोग लगवाना है। आप सोचिए, और उस समय मेरे को 4,000 रुपए की कमी थी। और आप सोचिए, बिलीव नहीं करेंगे, उसने कहा कि दीदी संडे को बड़ा भोग लगवाना, मैं तो नहीं आऊंगी क्योंकि मेरा ऑफिस बंद होता है, लेकिन आप भोग जरूर लगवाना और उस समय मेरे को याद जरूर करना। मैंने कहा ठीक है, और मैं इतना अंदर ही अंदर बाबा के साथ योग लगाने लगी। बाबा देखो कैसा अपना बच्चों का ध्यान रखता है, बच्चों का संकल्प पूरा करता है। मैंने कहा कि ठीक है, बाबा का थैंक्स हुआ, आंखों में आंसू आ गए, और मैंने 2 तारीख को उनको रेंट दिया। मैंने कहने का भाव क्या है कि ऐसे तो मेरे बहुत अनुभव हैं कि बाबा ने कैसे कैसे सूली से कांटा जैसे ऐसे निकालता था, जैसे मक्खन से बाल। तो इस तरीके से परिस्थितियां भी खूब आए, लेकिन परिस्थितियों को बाबा ने सूली से कांटा करता गया, बाबा करता गया, और ऐसे निकाला था जैसे कि मक्खन से बाल। अब क्या हुआ कि 4-5 साल के बाद उस व्यक्ति को लोग भड़काने लगे कि अब आप इनको रखोगे ना तो ये लोग आपके यहाँ जम जाएंगे, आप खाली करा दो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बड़ा तंग करने लगा वो, ऐसे तंग करने लगा, ऐसे तंग करने लगा, तो हमें एक बार ऐसा हुआ कि बस जाना पड़ेगा। फिर मैं अमृत वाला योग लगाने लगी, बाबा के साथ योग लगाने लगी। बाबा आप रास्ता बताओ। तो बाबा की टचिंग हुई कि आप उसी व्यक्ति को ही बोल दो कि आप ही हमारे लिए ढूंढ के लाओ, चाहे वो खरीदना पड़े तो हम खरीद लेंगे, किराए पर देना तो किराए पर देंगे, लेकिन अब नीचे का होना चाहिए, और आप ढूंढ के दे दो तो हम यहाँ से जाएंगे, नहीं तो हम नहीं जाएंगे। हमने ऐसे उनको बोल दिया। तो उसने, विश्वास नहीं करेंगे, उसने ढूंढा हमारे लिए, उसकी अपनी इंटेंशन थी कि इसको कैसे भी करके निकालना है, और इतना अच्छा उन्होंने ढूंढा। पहले हमारा डी ब्लॉक में था, अब वो एफ ब्लॉक में उसने ढूंढा, वो बिक रहा था। और आप विश्वास नहीं करेंगे, पूरी कॉलोनी में वही सबसे बड़ा मकान था। वहां तो छोटे छोटे मकान इस कॉलोनी में, लेकिन सबसे बड़ा मकान वही था जो हमें पसंद आया। आप देखिए कि जब हमने मकान जब ओके किया, फाइनल हुआ सब कुछ, हमारे बैंक में 2-3 लाख रुपए थे बस, और फाइनल हुआ 65 लाख का। अब मुझे पता नहीं कि कैसे पैसा आएगा, क्या होगा, पता नहीं। उन दिनों पीयूष भाई जी भी कहते थे, बहन जी अभी हमें ना नहीं करना है। मैं कहती थी, भाई जी पैसे मतलब 2-3 लाख रुपया है और 65 लाख का हम कैसे लेंगे? कहते बाबा कराएगा। फिर हम लोगों ने अमृत वाला योग करना शुरू कर दिया। ऐसे अमृत वाला योग करना, ऐसे कारोबार हो गया, 65 लाख ले भी लिया, और उसके बाद बनाने में अपने हिसाब से बनाना भी था, उसमें भी 20-25 लाख रुपए उन दिनों, मैं समझती हूँ कि 12 साल पहले, वो भी कार्य हो गया। ऐसे कार्य हुआ, कुछ पता नहीं। ये बाबा की कमाल और अमृत वेले का योग। तो इस प्रकार से बाबा की यहाँ लोधी रोड की सेवा हुई, शुरुआत हो गई थी। और ये जो लोधी रोड का जो सेंटर है, दादी गुलजार का कनेक्शन का सेंटर है, तो दादी गुलजार जी का भी बहुत हमें पालना मिली है। तो मुझे याद है कि दादी ने कैसा, हाँ, मुझे जो शिक्षाएं देती थी, हर बात में शिक्षा भरी हुई होती थी, निश्चय का फाउंडेशन मजबूत करती थी। तो एक बारी पांडव भवन में ऊपर अकाउंट्स का चल रहा था, ऑडिट चल रहा था, तो मैं वहां गई थी, तो कुछ गलती हुई थी, छोटी सी गलती हुई थी, तो मुझे डांट पड़ी।
और ऐसी डांट पड़ी तो मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गई थी और मैं नीचे आई, दादी गुलजार से मिले। दादी गुलजार ने पूछा कि कैसे क्या चल रहा है, तो दादी को बोला, दादी मैं ना, उन्होंने ऐसे ऐसे बोला मेरे को ना थोड़ा सा फील हुआ, मतलब फीलिंग आ गई, मेरे को अच्छा नहीं लगा। तो दादी ने कहा कि फीलिंग आना भी देह अभिमान की निशानी है। मैंने कहा अच्छा, तो मैंने कुछ नहीं बोला। मैंने कहा कि अच्छा ठीक है दादी, मेरे को देह अभिमान मेरे अंदर है, तभी तो मुझे फील हुआ, तो मैं आगे से फील नहीं करूंगी कोई बात का, क्योंकि ये भी देह अभिमान की निशानी। तो इस प्रकार से दादी का इशारा हमें मिलता रहा, पालना बहुत अच्छी मिलती रही। तो टाइम भी हो रहा है। एक बार की बात है, दादी गुलजार की मैं बता रही हूँ कि दादी कितना निश्चिंत रहती थी, निसंकल्प रहती थी और हमें भी निश्चिंत करती थी। एक बारी मैं मधुबन गई थी भट्टी में, तो भट्टी में मैं गई थी तो वहाँ मेरे को इंद्रप्रस्थ जाना था। ये मैं समझती हूँ कि 10-12 साल पहले, 10 साल पहले की बात है, 10-12 साल। तो इंद्रप्रस्थ जाना था तो मैं अकेली थी, राजधानी से मैं गई थी यहाँ से ट्रेन से, और सवेरे वहां पहुंची। वहां से आबू रोड स्टेशन से शांतिवन के लिए मैं गाड़ी में बैठी और मेरे हाथ में बैग था और बोतल था। तो अब क्या हुआ कि जैसे मैं गाड़ी में बैठी तो मैं, जैसे इंद्रप्रस्थ आया तो मैं सामान पीछे था, तो सामान मैं उतरी तो मेरे हाथ में सिर्फ बोतल लेकर के मैं चली गई, बैग गाड़ी में रह गया। अब गाड़ी में रह गया तो उसमें तो मेरा पर्स, पैसा भी था, भंडारी भी थी, बैज भी था, सब कुछ उसी में था। तो बड़ा डिस्टर्ब हो गई। मैं कमरे में गई तो मेरे हाथ में बैग ही नहीं है, मेरा पर्स ही नहीं है, गुम हो गया, सब कुछ उसके अंदर था। अब मैं जैसे तैसे तैयार होके और मैं दादी के पास गई, दादी गुलजार के पास, और मेरा चेहरा तो बिल्कुल छोटा सा हो गया था, मैं रोने जैसा हो गया था। तो दादी ने कहा कि आप आ गई? मैंने कहा कि हाँ दादी मैं आ गई। तो क्या हो गया, आते ही ऐसा क्यों चेहरा बनाया? मैंने कहा दादी ऐसे ऐसे हुआ। तो मैं रोने लगी, दादी के सामने मैं रोने लगी। मैंने कहा कि ऐसे ऐसे दादी सब कुछ गया, मेरा टिकट, वापसी का टिकट भी गया, बैज भी गया, पैसा भी गया, भंडारी भी गया, सब कुछ गया, मुझे कुछ यहाँ सामान वगैरह लेना था, राखी वगैरह, सब कुछ गया। दादी रोने लगी। तो अब सोचिए कि दादी ने सुन करके ऐसे किया, भूल जाओ ना उसको, हो गया सो हो गया, यही स्टाइल था दादी का, एकदम हल्का कर दिया। मैंने कहा दादी मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे करूंगी, मैं कैसे जाऊंगी, मेरे को पैसा भी तो चाहिए, सब कुछ चाहिए, मैं कैसे जाऊंगी, मेरे पास बैज भी नहीं है। तुरंत उन्होंने, दादी ने कहा कि आप सोचो नहीं, चिंता मत करो, आपको भट्टी में बैठना है, टेंशन में नहीं आना। नीलू बहन को बोला, मुन्नी बहन को फोन करो, उनको एक बैज दे दे। और उसके बाद ओम प्रकाश भाई साहब को फोन करवाया, मेरा टिकट करवा दो, बनवा दो इनका टिकट, आयु वगैरह बता दो, सारा टिकट बनवा दिया। मैंने कहा कि दादी भंडारी, कहते भंडारी की कोई चिंता नहीं करो, आपको पैसा है चाहिए ना तो आप पैसा ले लो। मैंने इतना हल्का कर दिया, मुझे इतना हल्का कर दिया जैसे कि मेरा कुछ गया ही नहीं, सब कुछ मिल गया। तो इस प्रकार से दादियां, बिल्कुल दादी गुलजार बिल्कुल बेफिक्र मेरे को बना दिया। तो ऐसे तो दादी के साथ भी बहुत सारा अनुभव भी है। जब भी हम मधुबन जाते थे तो मुझे याद है जब पहली बार दादी, मैं समझती हूँ 5-6 साल पहले गिर गई थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, तब दादी से मिलने के लिए मैं ऐसे कॉटेज में गई तो दादी उठ के जा रही थी। तो दादी ने कहा आप आ गई? मैंने कहा कि हाँ। कहती तबीयत ठीक है, सब ठीक है, पीयूष भाई जी भी ठीक है। पीयूष भाई के लिए भी बोला, पीयूष भाई जी के लिए, तो पीयूष, दादी को बोलना नहीं आता था, वो भाई ठीक है। मैंने कहा दादी सब ठीक है, लेकिन आपकी तबीयत कैसी है? कहती मेरी तबीयत तो ठीक है, मेरे को कुछ हुआ ही नहीं। मतलब ऐसा लग रहा था कि गिर गए थे पहली बार ही, इतना थोड़ा सा यज्ञ में इशू बन गया था कि दादी की तबीयत, दादी गिर गई, बहुत बड़ी बात हो गई थी दादी गुलजार। और दादी ने ऐसा किया कि नहीं मेरी तो तबीयत ठीक है, मेरे को तो कुछ हुआ ही नहीं है। तो एकदम जैसे अपनी बात दादी ने कहा ही नहीं कि मेरे को हाँ ये हुआ तो तकलीफ हुई, कुछ भी नहीं। इस प्रकार से मैंने देखा कि दादियाँ कितना हल्की रहती है और इस तरीके से बाबा 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 करती रहती है। तो वही चीज हमें भी लगने लगा कि बस बाबा को एक बल एक भरोसा पर मैं चलती रही। और ऐसे ही सेवाएं हुई
और उसके बाद आज हम देखते हैं कि ऑनलाइन सेवा चल रही है। यहाँ जैसे पहले पीयूष भाई जी ने तो आपको बताया ही होगा कि यहाँ सेवाएं, वीआईपी सेवा बहुत है, कंपनियों की भी सेवा बहुत है, और पीयूष भाई जी को एक गॉडली गिफ्ट भी कहेंगे हम। टैलेंटेड है वो सेवा करने के लिए, जो भी जिनके कांटेक्ट में आ जाते हैं वो छूटते नहीं, बचते नहीं है। तो मतलब इस तरह से बड़े बड़े सेवाएं उन्होंने की है, तो उनके साथ हम लोगों ने भी सेवा की, बड़ी बड़ी कंपनियों में सेवा की, खूब वीआईपी। हमें याद है कि रक्षाबंधन के दिन आप विश्वास नहीं करेंगे, हम एक एक दिन में 10-10, 12-12, 13-13 अपॉइंटमेंट्स कंप्लीट करते हैं। दिल्ली बहुत बड़ा शहर है, लेकिन फिर भी हम लोग इस तरीके से, क्योंकि पूरे होते ही नहीं थे, हम 15-15 दिन तक हम सेवा करते, पूरे ही नहीं होते थे। लेकिन अभी हमने ऑनलाइन में हमने देखा कि जब इतनी सारे वीआईपी सेवा हुई थी, तो ऑनलाइन में 1 साल से कैसे करेंगे इन लोगों को, ये लोग तो छूट जाएंगे, इनकी सेवा कैसे करेंगे। तो हम लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, ऑनलाइन वेबिनार करना शुरू कर दिया हर संडे। तो हर संडे एक एक वीआईपी को हम, जिनकी हमने सेवा की, उन सब के एक एक हमने लेना शुरू कर दी। तो वही रहा जो पहले जैसे सेवाएं हो रही थी, वही रहा, और सारे वीआईपी अभी भी हमारे कांटेक्ट में हैं। और जूम के द्वारा ऑनलाइन हम लोग मुरली सुनते हैं। भाई बहने 99% सब अभी भी जुड़े हुए, इतनी उनकी अच्छी पालना हो रही है। हम लोग योग भट्टी कराते हैं, सब कुछ। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी कि ये जो सेंटर है लोधी रोड, हम इनको कहते हैं लोधी माना बाबा की गोदी, क्योंकि आप सबको पता होगा एलएस माथुर जी, जिनके कोठी में साकार बाबा आए हुए थे, और वो कोठी उनका अपना प्राइवेट मकान डिफेंस कॉलोनी में है। लेकिन वो जब वो डीजी हुआ करते थे, मौसम भवन के डायरेक्टर जनरल हुआ करते थे, उस समय उनको बहुत बड़ी कोठी मिली थी, और उसमें बाबा आए थे, 15 दिन तक रहे थे, और वो लोधी रोड में ही था। और वो हमारे सेंटर से हार्डली 5 मिनट पैदल का रास्ता है। तो ऐसा हमें महसूस होता है कि बाबा यहाँ आए थे, तभी इस तरीके से यहाँ सेवा हो रही है। पहले यहाँ सेवा नहीं होती थी, हुई नहीं थी, किसी ने किया ही नहीं था सेवा, जबकि पुराना स्थान है लोधी रोड। लेकिन मेरे दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में बैठ के बाबा आए थे, और ब्रह्मा बाबा साकार में 15 दिन तक ब्राह्मणों के साथ बच्चों की पालना की थी, तो यहाँ बाबा की सेवा खूब बढ़ेगी। तो वही मैं समझती हूँ कि बाबा की ही कमाल है कि इतनी यहाँ सेवा हो रही है। आज साकार मुरली में जो बाबा बताते हैं कि मुगल गार्डन की बात बताते हैं, विज्ञान भवन की बात बताते हैं, बाबा अशोक होटल के बारे में बताते हैं, 3 मूर्ति लेन के बारे में बताते हैं, राष्ट्रपति भवन, इंडिया गेट, ये सारे हमारे सेंटर के आसपास है, हमारे सेंटर ही नजदीक है। तो मैं बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि बाबा ने मुझे कहाँ से कहाँ बिठा दिया। जबकि आप सोचिए, मेरे को बिल्कुल, जब मैं दिल्ली आई थी, मुझे भाषा की बहुत प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज नहीं आती थी, हिंदी ठीक से नहीं आती थी, समझती थी, बोलना नहीं आता था। लेकिन ऐसी जगह पे बाबा ने सेवा के लिए मुझे निमित्त बनाया, यहाँ बहुत सेवा होती है। तो मेरा सौभाग्य है कि लोधी रोड सेंटर में बहुत क्वालिटी वाली आत्माएं आती है। इसमें हमारे सेंटर से रेगुलर स्टूडेंट हैं, कुछ आईएएस है, आईएफएस है, जो बाबा याद करते हैं। साकार मुरली में आईसीएस के इम्तिहान, बहुत बड़ा इम्तिहान होता है, तो वो स्टूडेंट्स भी है, कुछ डॉक्टर्स है, इंजीनियर्स है, बड़े बड़े साइंटिस्ट है। तो हम देखते कि कितने पढ़े लिखे लोग बाबा की इतनी ज्ञान की गहराई में जाकर के मुरली सुनते हैं, और उनको सुनाने का जो सौभाग्य बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है, तो मैं समझती हूँ कि सारा क्रेडिट बाबा को जाता है। बाबा ने मुझे क्या से क्या बना दिया। बहुत बहुत बाबा का थैंक्स है, और आप सबका भी थैंक्स है। आप लोगों ने बहुत प्यार से मुझे सुना, और आप लोगों ने मुझे चांस दिया, तो मुझे पूरा बचपन अपना याद आप लोगों ने दिलाया।
धीरे धीरे भूल जाते हैं। आप लोगों ने मुझे याद दिलाया, तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। ओम शांति। आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। आपने हर छोटी छोटी बात को बखूबी याद करके हम सबके सामने रखी। सारे विश्व के सामने ये अनुभव प्रेरणादायी सबके पास जाएगा। तो यकीनन थोड़े बहुत विघ्न भी हो तो कैसे बाबा के साथ और बाबा की याद के द्वारा दूर किए जाते, और मूल आपके जीवन का जो फॉर्मूला कहेंगे, सक्सेस फॉर्मूला, वो है अमृत वेला। और बाबा भी इस बात को कहता है कि भोलेनाथ खाली बैठा होता है हम बच्चों के लिए, और आपने भोलेनाथ का बखूबी उपयोग किया है अमृत वेले में। सारा प्रोग्राम आप अमृत वेले में ही बाबा से लेके जो भी काम मतलब सेवाएं लेनी होती है वो लेते हैं। ये तो परम कलाकार की आप विशेष कलाकार है। तो आर्ट एंड कल्चर विंग में आप जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूनम बहन ये भी तो कला है ना। देखो सुंदर कला का प्रदर्शन आज बताया, बहुत अच्छी बात। तो भाई और बहनों देखिए, जीवन की कोई भी समस्या हो या सेवा हो, अमृत वेले में कैसे भगवान से उसका समाधान लिया जा सकता है। मैंने जो समझा आज के अनुभव से विशेष तौर पे, तो एक बल एक भरोसा और अमृत वेले में भोलेनाथ से सारा सहयोग लेना। और बाकी पूनम बहन आप अपने मन की बात रखें। शांति। बहुत ही सुंदर अनुभव हम सुन रहे थे, और उस अनुभव में जो साकार ब्रह्मा बाबा की बात आपने याद दिलाई, ध्यान आया। पीयूष भाई जी ने भी ये बात कही थी। तो 15 दिन साकार ब्रह्मा बाबा उस क्षेत्र में रहे, तो ये कोई कम बात नहीं है। बाबा ने पहले से ही वाइब्रेशन वहां ऐसे फैलाए कि बाबा को भविष्य मालूम था कि ऐसे गिरजा बच्ची आएगी, और यहाँ पर सेवा का संकल्प उसको ऑटोमेटिक कदम रखते ही उठने लगेगा। जो इनके अनुभव से हमने समझा कि कैसे इनके मन में बार बार यही ख्यालात आया कि ये बाबा की जगह है, बाबा आए यहाँ पर, बाबा ने सेवा की तो ये जरूर फल देने वाली धरती है। ये इन्होंने परख लिया, तो इनकी परखने की शक्ति ने काम किया, और आज इतने सारे वीआईपीज जो है और रेगुलर स्टूडेंट भी जो ऑनलाइन से क्लास करते हुए लगातार बने हुए हैं, आपने बना रखा है। गिरजा बहन जी ने सबको अपना संगठन के सूत्र में पिरोया हुआ है, तो उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपका संगठन इसी प्रकार से बना रहे, और प्यारे बाबा की मीठी मीठी बातें अनुभव की आप इसी तरह से सबको सुनाते हुए बाबा से जोड़ते रहें। यही आपके लिए आज शुभकामना है। ओम शांति। शांति। ओम शांति। कुमार भाई, देखिए श्री कुमार भाई भी हमारे साथ है। दिल्ली के शिव कुमार भाई भी हैं। जी शिव कुमार भाई अनम्यूट करें। जी मुझे दीदी जी ने 3 बार अपने सेंटर पर बुलाया था, और मैं उसी रास्ते से जहां पर मैं बाबा के साथ ठहरा था, जिस बिल्डिंग में, उसका एड्रेस है M2 लोधी रोड। उसी रास्ते से ही हो करके मैं सेंटर पर गया, तो साकार बाबा का वो जो वाइब्रेशन था वो अनुभव हो रहा था। और जब मैं इनके सेंटर, मतलब जब बाबा का सेंटर जहाँ पर ये निमित है, उस जगह पर जब मैं पहुंचा साकार बाबा का अनुभव सुनाने के लिए, तो मुझे तो बिल्कुल उस सेंटर में ही साकार बाबा की वासना आ रही थी। और देखो बाबा ने इनको चुन करके कहाँ से कहाँ बुलाया। और पीयूष भाई पहले किसी और सेंटर में सेवा करते थे, वहां से बाबा का रथ गुलजार दादी ने यहाँ पर बुलाया लोधी रोड पर, और ये सेवा बढ़ाने के लिए। तो बाबा को मालूम था कि हमारे बच्चे आएंगे और उनके द्वारा बाबा ऐसी सेवा कराएगा। तो जहाँ पर बाबा आए थे उस जगह की सेवा जो है फलीभूत हो रही है, ये देख करके हमें बहुत खुशी हुई है। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू शिव कुमार जी, थैंक यू जी। तो चलिए अब कुछ पल शिव बाबा की याद में बैठते हैं। शुक्राने गाए दिल घड़ी घड़ी आपका, शुक्राने गाए दिल घड़ी
घड़ी घड़ी आपका